Once again, welcome 10th class. In last video, we have discussed about the history of nationalism in Britain, and today we are going to discuss about the unification of Italy. पिछले वीडियो में हमने ब्रिटेन के नेशनलिज्म की हिस्ट्री को जाना था। आज हम इटली के यूनिफिकेशन को समझेंगे। आज जैसा कि इटली को हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने जर्मनी को पढ़ा था। उसी के एक विज़न में हम इसको देख के चलेंगे। जैसे कि जर्मनी में हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से एक बहुत लंबा एक अलगाववाद का, या जिसको कह सकते हैं कि अलग अलग होने की जो प्रक्रिया थी, वो इटली में भी बिल्कुल ऐसे ही चली। जैसे कि राजनीतिक रूप से लोग वहाँ पर अलग अलग हुए जर्मनी में, बिल्कुल ठीक वैसे ही इटली में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया दोहराई गई। और एक लंबा इतिहास रहा इटली का, जिसमें अलग अलग यही प्रक्रिया दोहराते हुए या इसी तरीके से अलग अलग विभाजन होते हुए इटली अलग अलग हिस्सों में बट गया। इटली के जो रहने वाले लोग थे वो अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। दैट मीन्स इटली जो है वो अलग अलग राज्यों में बट गया था, जो कि अलग अलग वंशावली या अलग अलग राजाओं के या परिवारों के अंडर में था। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यूनिफिकेशन सेम नहीं हो पा रहा था। तो इसी प्रोसेस में तीन अलग अलग लीडर्स, जो कि रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जिनमें से मेन थे मज़ीनी, जिनके बारे में पीछे आप वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, केंट कावूर और गैरीबाल्डी। ये तीन मेन लीडर्स इस रेवोल्यूशन में रहे, जिन्होंने लोगों को लीड किया कि वो आगे बढ़ें। और ये जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी वजह से ये फ्रेगमेंटेशन हुआ था, जिसकी वजह से सब लोग अलग अलग स्कैटर्ड होकर और बिखरे हुए पड़े थे, उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और एक ऐसे इटली को बिल्टअप किया जाए जो अपने आप में यूनिक हो। इन तीनों के जो अपने सामूहिक प्रयास थे, या इन तीनों ने मिलकर जो कोशिश की थी, उसके साथ में एक जो मेन रोल था वो गैरीबाल्डी का थोड़ा सा अलग रोल हम मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरे जो और दल थे या ट्रूप्स थे या जो ग्रुप थे, वो तो कोशिश कर ही रहे थे। लेकिन इसी के साथ में गैरीबाल्डी ने एक ऐसा लीड किया लोगों को कि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स जो कि आर्म्ड थे, वो इस दैट मीन्स इस बहस में या इस झगड़े में वो भी शामिल हो गए कि अब इटली को यूनिफाई करना ही है। जितना अब तक हो गया वो हो गया, लेकिन अब इटली जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में है, उससे सबको एक साथ मिलाकर, सबको संगठित करके एक महान इटली का निर्माण करना ही है, ऐसा उन लोगों ने सोचा। गैरीबाल्डी ने उसके लिए लीड किया था। इसके बाद 1860 की हम बात करें, 1860 में गैरीबाल्डी के अंडर में जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने साउथ इटली की तरफ मार्च करना शुरू किया और सिसिली के जो किंगडम्स थे उन सबको कैप्चर करते हुए, उन सबको विन करते हुए, और जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो पीजेंट उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, अपना लैंड एरिया नहीं होता है। दे हैव टू कल्टिवेट और दे हैव टू वर्क एज द फार्म लेबरर इन दोज फील्ड्स हुज ओनर्स आर मिडिल फार्मर्स। ये उन किसानों के जो कि मध्यम वर्गीय या जो बड़े किसान होते हैं, उनके खेतों में ये लोग मजदूर के रूप में काम करते थे। तो पीजेंट को उन्होंने अपने साथ में मिला लिया और इसी के साथ में उन्होंने जो स्पेनिश रूलर था उसको हटा दिया। दैट मीन्स उसका तख्ता पलट कर दिया, ओवरथ्रोन कर दिया। और इसी के साथ में अब वहाँ पर इटली का यूनिफिकेशन बहुत अच्छे से शुरू हो गया था। 1861 में यही प्रोसेस जो यूनिफिकेशन का था वो इटली में अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो चुका था, और विक्टर एनुअल
सेकंड को एज एन एम्परर अपॉइंट किया गया और इस तरीके से इटली एक यूनाइटेड इटली बन गया या एक महान इटली साम्राज्य के रूप में सामने आया। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। टिल देन स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।